पुलिस की वर्दी पहने हुए 2-3 लोग टहल रहे थे और उनके हाथों में आधुनिक हथियार थे। इसी बीच में एक पति और पत्नी ने मैगी का ऑर्डर दिया हुआ था और जैसे ही मैगी आती है तो पति ने मैगी खाना शुरू कर दिया था और पत्नी इंतजार कर रही थी कि उसकी मैगी आएगी तो वो खाना शुरू करेगी। जिसने वर्दी पहनी हुई थी वो उसके पास आता है और आकर के उस पति से कहता है कि तुम क्या मुसलमान हो। ये देख करके वो हैरान हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कैसे बातें कर रहा है ये। तुम अपना काम करो, तुम यहाँ से जाओ। जब ये बात उस व्यक्ति ने जो मैगी खा रहा था उसने उस वर्दी वाले से कही तो वर्दी वालों ने कहा कि कुछ तो सुना दो, कुछ इस्लामिक आयत वगैरह ये सब सुना दो। उसने फिर से हैरानी से उसे देखा कि आखिरकार ये किस तरीके की बातें कर रहा है और उसने उसको इग्नोर कर दिया और वो अपना मैगी खाने में मगन हो जाता है। लेकिन तीसरी बार फिर से एक आवाज़ आती है कि नाम तो बता, नाम क्या है तेरा। जैसे ही उस व्यक्ति ने अपना नाम बताया कि मेरा नाम शुभम है, बताओ क्या करोगे। इतना कहना था कि उधर से फिर तड़ातड़ गोलियां चलने लगती हैं और जैसे ही गोली चलती है अशोक त्रिवेदी जो होता है वो जमीन पर गिर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। अब उसकी पत्नी वहां पर जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी और कह रही थी कि तुमने इनको मार दिया है, अब मुझे भी मार डालो, मैं जी करके क्या करूँगी। जैसे ही ये बात फिर कही जाती है तो उस व्यक्ति को बिल्कुल ज़रा से भी दया नहीं आती है। वो ना ही घबराता है और ना ही डरता है। वो कहता है कि जाकर के अपने मोदी से कह देना कि हमने इसको मार दिया। जैसे ही ये बात कही जाती है उसके बाद उस महिला का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। इन गोलियों के टटराहट की आवाज़ वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो लोग होते हैं वो लोग सुन रहे थे। जैसे वो लोग सुन रहे थे अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गोलियों के जग में जो आ रहा था वो वही मर रहा था। लेकिन नाम पूछ रहे थे तब गोलियां चला रहे थे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये सच्ची घटना है जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग का एक गांव लगता है पहलगांव। दरअसल ये पहलगांव की सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर का एक थाना लगता है महाराजगंज और महाराजगंज के थाना क्षेत्र का एक जगह लगती है हाथीपुर। यहाँ सीमेंट का कारोबारी एक लड़का जिसका नाम होता है शुभम त्रिवेदी, जिसकी अभी हाल ही में शादी हुई थी 12 फरवरी 2025 को। शादी के बाद अपने वो पत्नी से कहता है कि कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं। इसी बीच में जब बात घूमने फिरने की आती है तो परिवार के बाकी सदस्यों से भी कहा जाता है कि चलो कहीं घूमने के लिए चलते हैं, सैर सपाटे के लिए चलते हैं। इसी तरीके के घर के परिवार के सदस्यों ने अपने अपना नाम अंकित कराना शुरू कर दिया। देखते ही देखते संख्या 9 हो जाती है। परिवार के 9 लोग तैयार हो जाते हैं कि चलो घूमने के लिए चलते हैं। अब परिवार के लोग जब 9 संख्या हो जाती है तो 16 अप्रैल 2025 को जम्मू के श्रीनगर में पहुंच जाते हैं। श्रीनगर में जाने के बाद वहां ठहरते हैं और यहाँ से अलग अलग इलाकों की तरफ वो रुख करते हैं। परिवार के 9 सदस्य होते हैं। पहले जाते हैं सोनभद्र, उसके बाद जाते हैं गुलमर्ग और वो इधर उधर घूमते थे और आकर के अपने कमरे में आराम करते थे। अब ये 22 अप्रैल 2025 की बात है। पहलगांव की तरफ ये रुख करते हैं। दरअसल इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। परिवार के सदस्य जब वहाँ जा रहे थे तो जैसे ही वहाँ पहुँचे तो वहाँ जाने के बाद अब ये शुभम अपने पत्नी के साथ ही चचेरा भाई और उसकी पत्नी भी होती है। ये 4 सदस्य ऐसे होते हैं जो चले जाते हैं और 5 सदस्य ऐसे होते हैं जो रुक जाते हैं। दरअसल पहले गांव के जब पहुंचते हैं तो वहां पर एक बेस्टन घाटी है। बेस्टन घाटी में लगभग 8 से 10 किलोमीटर लगभग घोड़े करने पड़ते हैं। घोड़े वाले जैसे जैसे दाम मांगते हैं उसी हिसाब से बातचीत करने के बाद जैसे ही बात सेटलमेंट होती है और सेटलमेंट होने के बाद उस पर लोग बैठते हैं और लगभग 8 से 10 किलोमीटर का ये सफ़र होता है। पहाड़ियों में इधर से उधर होते हुए ये वहाँ पर पहुँचते हैं। उसी तरीके से सैलानी यहाँ पर आते हैं, घोड़ों का मोलभाव करते हैं। बहुत कम संख्या में लोग ऐसे होते हैं जो पैदल सफ़र यहाँ पर कर पाते हैं क्योंकि चढ़ाई और ऊंचाई ही कुछ ऐसी है। घोड़े तो आराम से चले जाते हैं या फिर जिनको आदत होती है वो आराम से चले जाते हैं। परिवार के 5 सदस्य जो होते हैं वो कहते हैं कि हम तो ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, इसलिए आपको अगर जाना है तो आप जाओ। शिवेंद्र त्रिवेदी अपने पत्नी के साथ और चचेरा भाई और उसके पत्नी ये सब चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद अब ये जो ऊपर पहुँचते हैं तो इनके जो घोड़े वाला होता है वो कहता है कि साहब मैं आपका यहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ,
आपको एक टिकट लेना है। टिकट लेने के बाद आराम से 1-2 घंटों में जितना आपका मन करे उतना घूम करके आइए। इतना खूबसूरत दृश्य है, इतना खूबसूरत नज़ारा है, आप देखते ही कहोगे कि कश्मीर तो जन्नत है। जैसे ये बात त्रिवेंद्र त्रिवेदी सुनता है तो वो कहता है कि पूरा कश्मीर घूम लिया, अब ये टहलगांव बचा है, यहाँ के विक्सन घाटी बची है, इसको भी देख लेते हैं। अब वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ जाने के बाद, क्योंकि आदमी जब चढ़ाई करता है तो लगभग 2 घंटे 3 घंटे का समय लग जाता है। ऐसे में प्यास लगने लगती है, ऐसे में भूख भी लगने लगती है। तभी शिवम त्रिवेदी ने अपनी पत्नी से कहा कि चलो कुछ खाते हैं। खाने के नाम पर वहाँ पर या तो मक्का की रोटी या फिर साग मिलता है, या फिर मोस्टली वहाँ पर लोगों के लिए मैगी मिलती है। 2 मिनट में मैगी तैयार करते हैं और जो पर्यटक होते हैं उनको दे दिया जाता है। जैसे त्रिवेंद्र त्रिवेदी के हाथ में ये मैगी आती है तो मैगी वो खाने के लिए एकदम तैयारी कर रहा था। ऐसे में 3 वर्दी वाले वहाँ पर पहुँचते हैं, यहाँ आते हैं और यहाँ आने के बाद उनकी बातें सुन रहे थे और पास में आकर के खड़े हो जाते हैं। खड़े होकर के कहते हैं शुभम से कि क्या तुम मुसलमान हो। ये बात सुनने के बाद शुभम त्रिवेदी को बड़ा अजीब लगता है, वो हैरान हो जाता है, वो सोच के परेशान हो जाता है कि ये कैसी बातें कर रहा है। फिर बात आगे बढ़ती है। बात आगे जैसे ही बढ़ती है, इसके बाद फिर उससे पूछता है कि नाम क्या है। वो एकदम तहस में आकर के नाम बताता है कि मेरा नाम शिवम त्रिवेदी है, क्या बात है। बस तरतराहट करके गोलियां चल जाती हैं। शिवम त्रिवेदी यहाँ पर मारे जाते हैं। उनकी पत्नी चीखती चिल्लाती रह जाती है। उनको एक संदेश दिया जाता है और जो संदेश दिया वो सोशल मीडिया पर अब बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। इस तरीके की घटना, जैसे महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले होते हैं ये लोग, वो 5 लोग जो होते हैं, 5 लोगों का जो ग्रुप होता है, इसमें पति पत्नी बेटी चाचा चाची और भी सदस्य होते हैं। 5 के 5 वहाँ पर मौके पर मौजूद होते हैं। जैसे ही गोलियां चल रही थी, इन्होंने भागकर पास में एक टेंट होता है, उस टेंट में जाते हैं और उन्हें ये लग रहा था कि यहाँ अपना आराम से हम सुरक्षित में हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन टेंट के बाहर वही पुलिस की वर्दी में पहने हुए वो आतंकवादी वहाँ पर जाते हैं और जाकर के आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं कि ये जो बुजुर्ग आदमी होता है, जिसकी उम्र लगभग 54 साल के आसपास होती है, नाम उसका संतोष जगदाले होता है। ये बात मीडिया में उसकी बेटी जो होती है आशावरी जगदाले, उसने ही मीडिया को बताया है, तब ये बात लोगों में पहुंची है। दरअसल संतोष जगदाले से कहा जाता है, चौधरी तू इधर आजा, बाहर आजा। चौधरी करके उसे बाहर बुलाया जाता है। वो बुजुर्ग आदमी 54 साल का, वो जैसे ही बाहर आता है उसे कहा जाता है कि कुछ याद है। तो वो कहता है कि क्या याद है साहब। तो वो बुजुर्ग आदमी बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ था, सहमा हुआ था, वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार क्या बात है। जैसे वो समझ नहीं पाता तो उससे दोबारा कहा जाता है कि कुछ याद है, कुछ आयत वगैरह याद है तो इस्लामिक तो सुना दो। तो वो सुना नहीं पाता, तो ये समझ जाते हैं और इसके बाद गोली चलाते हैं। पहली गोली सर में मारते हैं, दूसरी गोली पीठ पर मारते हैं और जैसे ही गोली लगने के बाद वो घूमते हैं तो तीसरी गोली उनके कान के पार्ट लगती है। ये शोर, ये चीखें सुनने के बाद जो उनके भाई होते हैं, जिनका नाम कोइस्तुक होता है, कोइस्तुक गंगोटे, वो ये बात सुनने के बाद जैसे ही बाहर निकलते हैं, आवाज़ लगाते हैं भैया। तो आतंकवादी तुरंत समझ जाते हैं कि ये इसी का तो भाई है, इसे क्या नाम क्या पता पूछना। उनको भी 4-5 गोली लगातार मार दी जाती है। गोली लगते ही वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। इसके बाद हरियाणा करनाल के रहने वाले जो सेक्टर 60 होते हैं, वहाँ पर एक गांव लगता है भूस्ती। वहाँ के रहने वाले नेवी के लेफ्टिनेंट विनय अग्रवाल, दरअसल 16 अप्रैल 2025 को इनकी शादी हिमांशी से होती है और हिमांशी से शादी होने के बाद ये मंसूरी में इनकी रात का प्रोग्राम था, बारात का। और दरअसल इनकी जो नेवी की जो ड्यूटी होती है कोची में, तो इनको शादी के लिए ये लोग आए थे छुट्टी लेकर के, लंबी छुट्टी लेकर के आए थे। और 16 अप्रैल को जैसे ही बारात का प्रोग्राम होता है, उसके बाद एक प्लान करते हैं कि क्यों ना विदेश घूम करके आते हैं, स्विट्जरलैंड घूम करके आते हैं। इसके लिए इन्होंने यूरोप का एक वीज़ा अप्लाई किया था, लेकिन वीज़ा अप्लाई करने के बावजूद भी इनको वीज़ा नहीं मिलता है, वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो ये अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम परेशान क्यों होती हो, हम अगर यूरोप नहीं गए तो क्या हुआ, अपने देश में भी तो मिनी स्विट्जरलैंड है, वहाँ चलेंगे। इन्होंने टिकट बुक कराया और सीधा ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहुँच जाते हैं। और जब ये श्रीनगर पहुँचते हैं तो वहाँ जाने के बाद ये सबसे पहले इनका जो रुख होता है वो मिनी स्विट्जरलैंड का इनका रुख होता है।
इसलिए 21 अप्रैल को ये स्विट्जरलैंड पहुंच गए थे। 16 अप्रैल को इनकी शादी हुई थी। पहला ट्रिप था पहलगांव का, यानी कि पत्नी को दिखाना चाहते थे कि यूरोप बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है जैसे कि आपने जम्मू कश्मीर का पहलगांव की वेस्टर्न घाटी जो दिखाई देती है। वहां जाने के बाद पति पत्नी आपस में बातचीत ही कर रहे थे, गोलियां चलने लगती हैं। इनसे भी नाम पूछा जाता है, इनसे भी कुछ पूछा जाता है, कौन हो क्या हो, इनकी पहचान, इनकी तस्दीक की जाती है। और जब आतंकवादियों को लग जाता है कि हम जिनको मारने के लिए आए हैं ये वही हैं, तो उनको भी तड़ातड़ गोलियां मार दी जाती हैं। इसके बाद उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया इनके पत्नी ने, और उन्होंने भी यही अपील की कि मैं जे करके क्या करूँगी। तब उन्हें यही संदेश दिया जाता कि जाकर के मोदी को कह देना, मोदी को बता देना कुछ ऐसा कर दिया है। ये ऑफिसर जो होते हैं, नेवी के ऑफिसर, ये कुछ कर पाते क्योंकि सामने जो आतंकवादी होते हैं वो पुलिस की वर्दी में आए थे। इसीलिए ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार वजह क्या है, बात क्या है, क्यों गोली चला रहे हैं। बस उनको अपना काम था, वो अपना काम कर रहे थे। यदि ये पता होता कि उस ऑफिसर को कि हो सकता है कि आतंकवादी हैं, तो वो मुकाबला करते, लेकिन उनके पास आधुनिक हथियार थे, वो मुकाबला नहीं कर पाए। जैसे ही घर पर मामला पहुंचता है, रो रो कर बुरा हाल हो रहा लोगों का। 2 मई को पता चलता है कि इस लेफ्टिनेंट का जन्मदिन मनाया गया था, मनाने वाला था, जन्मदिन की तैयारी चल रही थी, लेकिन खबर आती है कि उसकी हत्या हो गई। उसके बाद फिर परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। ऐसे ही एक और कहानी है। इस कहानी में अनंतनाग जिले के पहलगांव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है सैयद आदिल हुसैन सार। दरअसल ये रोज़ अपने घर से निकलता है। घर से निकलने के बाद वहाँ पर जहाँ पर ये सैलानी आकर के रुकते हैं, इनके वाहन आकर के रुकते हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी संख्या में घोड़े होते हैं। उन घोड़ों को कुछ नौकरों की ज़रूरत पड़ती है और सैयद आदिल हुसैन साहब भी ऐसे ही नौकरी करता है किसी के लिए कि जिसके पास बहुत सारे घोड़े हों, उन्हीं के पास जाकर के खड़ा हो जाता है। उसका काम था कि सैलानी के पास जाना, उनसे बातचीत करना और कहना कि साहब आपको मैं ऊपर घाटी दिखा करके लेके आऊँगा, बहुत ही खूबसूरत है, नीचे स्विट्जरलैंड है। इस तरीके के बहुत सारे लुभावनी बातें कर करके वो मजदूर आदमी रोज़ घर से निकलता है और घर से निकलने के बाद एक पर्यटक की तलाश में जाता है, क्योंकि पूरे दिन में एक ही पर्यटक को वो घुमा सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर 2-3 घंटे का उनको समय लग जाता है, 2-3 घंटे जाने में और 2-3 घंटे आने में। इसी तरीके से सैयद आदिल हुसैन भी निकला था 20 अप्रैल 2025 के दोपहर के समय। उसने अपना एक सैलानी को पकड़ा था और उनके पास जाता है और जाने के बाद मौके पर पहुंच जाता है। जैसे ही मौके पर टूरिस्ट को पहुंचाते हैं तो वहां से लगभग उस मेन गेट जो होता है उससे लगभग 20-30 मीटर या 50 मीटर के आसपास पहले ही वो घोड़े रुक जाते हैं। उसके बाद वो अपने उस टूरिस्ट का इंतज़ार करते रहते हैं। टूरिस्ट को एकदम भगवान की तरह मानते हैं, क्योंकि उनसे पैसे मिलते हैं, उनसे इनकम होती है। लेकिन बातचीत जब होती है 8 या 10 किलोमीटर के सफ़र में, तो आदिल जैसे न जाने कितने लोगों की दोस्ती हो जाती है इस टूरिस्ट से। और बातचीत करते करते जब अंदर जाते हैं तो कहते हैं कि साहब मैं भी आपके साथ चलता हूँ, मैं भी आपकी कुछ फ़ोटो खींच लूँगा। और ये सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि टूरिस्ट खुश होकर के उसको इनाम दे सके। जैसे ही ईमान के एवज में ये आदिल जो होता है वो आदिल हुसैन साहब ये भी पहुंच जाता है वहीं पर। और वहां जाने के बाद जब गोलियां चल रही थी तो उस गोलियों में ये भी उसी चपेट में आ जाता है और आतंकवादी इसको भी वही मार गिराते हैं। जैसे ही इसकी मौत की, इसकी हत्या की खबर इसके परिवार वालों तक पहुंचती है तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि ये जो मजदूर है ये अपने परिवार में पूरे परिवार का भरण पोषण करने के लिए एक लौता कमाने वाला था। अब परिवार के लोग ये रो रो कर कह रहे थे कि हमारा अब कौन देखेगा, कौन हमारा भरण पोषण करेगा। ऐसे ही एक और कहानी है बिहार प्रदेश की, जिला रोहतास के अहुरी के रहने वाले एक व्यक्ति की, जो मनोज, जिनका नाम है मनीष रंजन, उम्र उनकी 42 साल के आसपास होती है, जो कि आईडी में ऑफिसर होते हैं और हैदराबाद में उनकी पोस्टिंग होती है। इनकी पत्नी, जिनका नाम जया मिश्रा होता है, वो कहती है कि कहीं घूमने के लिए चलते हैं। बच्चे काफ़ी दिनों से कह रहे हैं। एक बेटी होती है 8 साल की और एक बेटा होता है 12 साल का। इसी तरीके से पत्नी के साथ ये आईपी ऑफिसर जो होते हैं, जिसका नाम मनीष रंजन होता है, वो कहते हैं कि ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इस बार कश्मीर का प्रोग्राम बनाते हैं।
वैसे भी कश्मीर की बहुत तारीफें सुन रहे हैं। रोज़ मैं सर्च करता हूँ, लोगों के स्टेटस फोटो वगैरह जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि वाकई में कश्मीर घूमने लायक है। इस बार का प्रोग्राम वहीं का बनाते हैं। ये परिवार के सदस्य कई लोग ऐसे इसमें होते हैं जो पश्चिम बंगाल में रहते हैं। हालांकि ये भी पश्चिम बंगाल में रह करके पढ़ाई लिखाई सब कुछ करते हैं, लेकिन मूल निवासी जो होते हैं वो बिहार के जिला रोहतास के होते हैं। और ये भी छुट्टियां मनाने के लिए वहीं पहुंच जाते हैं अपनी बेटी, अपने बेटे, अपने पत्नी के साथ। और वहाँ जाकर के उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब गोलियाँ चल रही थी तो गोली चलने के दौरान कई गोली इनको भी पूछ कर, इनका नाम पता वगैरह पूछ करके कि आखिरकार तुम कौन हो, क्या ये सुना सकते हो, कुछ जानकारी दे सकते हो। जानकारी दे नहीं पाए तो जो आतंकवादी पूछ रहे थे वो इनको भी गोलियों का शिकार बना लेते हैं। बेटी भी देखती रहेगी, बेटा भी देखते रहेगा, पत्नी भी देखते रहेगा, और ये सब लोग अपने आंखों से देखते रह गए, कुछ करने की स्थिति में नहीं थे। आतंकवादियों ने जितने भी लोगों को निशाना बनाया था उसमें सिर्फ पुरुष थे। बच्चों को, महिलाओं को उन्होंने इस पूरे कांड से बिल्कुल दूर रखा और आतंकवादियों ने एक एक करके लगभग 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। साथ ही 20 से ज़्यादा लोग ऐसे थे जो गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। अब ये सूची बनती है, लिस्ट बनती है कि कौन कहाँ से है। तो उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा के पर्यटक बताए जा रहे हैं। और ऐसा यहाँ पर लग रहा है कि पर्यटक को सिर्फ उनके पास जाते थे, उनसे नाम पता पूछते थे और उनकी पहचान जानने की कोशिश करते थे, और वो स्पेशली पूछ खास को ही निशाना बना रहे थे। और इस तरीके से जब निशाना बना रहे थे तो ये खबर अब सोशल मीडिया पर हर जगह, टीवी पर, न्यूज़ पर हर जगह चल रही थी। हर जगह लोग यही न्यूज़ देख रहे हैं। ये पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में ये न्यूज़ फैलती है। तब लोगों को याद आ रहा था कि जो पूरी इंडिया के बाहर के लोग जब कश्मीर जाते हैं तो वहाँ का पर्यटन ठीक होता है, वहाँ लोगों को पैसे मिलते हैं, उनका कारोबार चलता है, उनका घर चलता है। अगर इसी तरीके से गोलीबारी चलती रही, क्योंकि ऐसा बहुत कम बार हुआ है जब किसी पर्यटकों को निशाना बनाया जाता है, आम लोगों को निशाना बनाया जाता है। हालांकि कुछ दिन पहले ही ये खबर आई थी कि 2 पर्यटक पिछली बार भी मारे गए थे, लेकिन इस बार जो बड़ी संख्या में लगभग 27 या 28 की संख्या में लोग मार दिए गए हैं, इससे पूरे देश भर में दहशत का माहौल बना हुआ है। लेकिन सरकार ने पूरा भरोसा बनाया है कि जो भी है उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसमें कई विदेशी भी बताए जा रहे हैं और साथ ही स्थानीय 2 नागरिक इसमें हैं। कुल मिलाकर के लगभग 28 संख्या यहाँ पर बताई जा रही है। वो घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। दोस्तों, 14 फरवरी 2019 को पिपाया में एक फिदायिन हमला हुआ था। उस फिदायिन हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद ये बहुत ही बड़ा हमला है और जिस हमले की जिम्मेदारी ली थी जैश ए मोहम्मद ने, और अब हम जो हमला हुआ है 22 अप्रैल 2025 को, इसकी लश्करी तैयबा के पीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली है। अब इनकी स्केच भी जारी की गई है। जो 3 आतंकवादी थे, जिसका नाम आफिक खोजी है, एक का नाम सुलेमान शाह है और एक का कबूल तलहा, और हमले के जो मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं उसका नाम सैफुल्लाह खालिद है, जो कि पाकिस्तान में रह रहा है। और भारत की सरकार ने ये वादा किया है, ये भरोसा दिलाया है कि जितने जल्दी हो सकेगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा, उसको गिरफ्त में लाया जाएगा। और जो भी आतंकवादी इन सब के पीछे होंगे उनको भी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। और कश्मीर में वाकई में शांति बहाल होगी। जैसे लोग पहले जाते थे वैसे ही अब लोग जाएंगे। किसी से डरने की, किसी को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। साथ ही आपको ये भी बताना है, खासकर कश्मीर के बारे में, कि जिस तरीके से इन टूरिस्टों पर हमला हुआ था, इनकी वजह से न जाने कितने घरों के चूल्हे बंद हो गए, न जाने कितने घरों के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कितने घरों के ऐसे काम चलते हैं। लेकिन अगर टूरिस्ट के साथ ही ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो कौन आएगा घूमने के लिए वहाँ, और कौन अब वहाँ पर घूमने की बहुत सारी जगह हैं। अगर ऐसे ही सब कुछ चलते रहा तो कश्मीर हो सकता है कि कुछ उनके पास दिक्कतें या फिर परेशानियाँ खाने पीने की हो जाए वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए। इसीलिए ऐसे आतंकवादियों को तो बिल्कुल किसी भी कीमत पर साथ नहीं देना चाहिए वहाँ के लोगों को। अगर किसी ने इनके बारे में देखा है, पहचाना है,
तो सरकार के पास जा कर के इनको मदद भी करनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो सके। वहाँ के लोगों से इन्होंने ज़रूर संपर्क किया होगा, तो वहाँ के लोगों को सामने आकर के सरकार की मदद करनी चाहिए और इनकी जो है कि पहचान जो है इनको खुलवा देनी चाहिए, ताकि अगर ऐसा करेंगे तो वहाँ पर जो आतंकी हमले हैं उस पर रोकथाम लग सकती है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वहाँ पर ऐसे हमले होते रहेंगे, तो वहाँ पर पर्यटन जाना बंद हो जाएंगे और वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए जो है बहुत ही असुविधा हो जाएगी, उनके रोजगार वगैरह ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय भारत।